We're talking about the rate of percolation will be the water which you have poured into the cylinder upon the time which it has taken to percolate. That means that will give you the rate of percolation. So if 200 milliliter goes down the soil in 20 minutes, the rate will be 10 milliliter per minute. And you will find that the rate of percolation is highest in sandy soil and least in clayey soil, and in between the two is the loamy soil. Now moisture in soil. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. तो जो आप कभी गर्मियों में जाएं किसी खेत में तो आप देखेंगे कि थोड़ा ऊपर जो उसकी हवा है चमक रही है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Take a boiling tube, put 2 spoonfuls of soil sample in it, heat it on a flame and observe it. Let us find out what happens upon heating. तो आप क्या लें, एक बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें 2 चम्मच मिट्टी लें और उसको फ्लेम पर हीट करें. तो क्या होगा, आपको जो है पानी की बूंदें नज़र आएंगी उस टेस्ट ट्यूब में. हीट करने पर जो पानी होगा सॉइल में वो इवापरेट करता है, ऊपर जाता है, कंडेंस करता है, मतलब ठंडा होता है और कूलर इनर वॉइस पे जमा हो जाता है अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब में. ये देखिए, ये आपने सॉइल के सैंपल लेके जब उसे गर्म किया तो उसके जो वाटर वेपर्स थी, जो उसमें वाटर था वो इवापरेट होके ऊपर गया, ठंडा होके अंदर जम गया. स्टैंड होता है, उसमें क्लैंप लगी रहती है और डायरेक्ट भी आप हीट कर सकते हैं या वायर गॉज के ऊपर हीट कर सकते हैं. तो अदरवाइज नहीं तो टूटने का डर रहता है ना बॉइलिंग ट्यूब के, हालांकि वो हार्ड ग्लास की बनी हुई होती है. सो ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर. तो गर्म दिन में क्या होता है, जो ज़मीन में से पानी की वेपर्स ऊपर जाती हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और ऊपर की जो हवा होती है उससे वो चमकने लगती है क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं. ये क्या, पानी की बूंदें. आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब आप देखेंगे जब आप उसका पानी उड़ गया तो सूख गई है मिट्टी और हल्की हो गई है बजाय उसके जिसमें अभी भी मॉइस्चर है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. अब कैसे एब्जॉर्ब कर रही है पानी को सॉइल, तो इसमें भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि सारी तरह की मिट्टी बराबर, अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग अमाउंट में पानी सोखती है. तो एक प्लास्टिक फनल ले लीजिए, फिल्टर पेपर लीजिए और उसको फोल्ड कर दीजिए. उसके बाद 50 ग्राम सूखी पाउडर्ड सॉइल ले लीजिए और फनल में पोर कर दीजिए. उसके बाद उसमें मेजर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को मेजरिंग सिलेंडर से लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप पोर करेंगे. आप उसके लिए ड्रॉपर यूज़ कर सकते हैं. एक ही जगह पर पानी सारा मत डालिए, अलग अलग जगहों पर. देखिए ये फनल है, ये जो वी शेप है उसके नीचे एक ट्यूब है और उसमें आपने फ़िल्टर पेपर, एक तरह का स्पेशल फ़िल्टर होता है जिसको हम 2 बार मोड़ते हैं और 3 साइड एक तरफ, एक साइड दूसरी तरफ रख लेते हैं और उसको हम एक बीकर में रख देते हैं. और एक ये ड्रॉपर है, इससे हम धीरे धीरे मेजर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को उसमें जो सॉइल ली है हमने फनल में उसके ऊपर डालेंगे. तो जब तक ये नीचे से निकलने नहीं लगती ड्रॉप्स तब तक हम उस पर ड्रॉपर से पानी डालते रहेंगे और सब्ट्रैक्ट करिए अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद. तो आपने शुरुआत में जितना पानी लिया था और आपने फिर देखा कि जब वो टपकने लगा है तब उस वक्त मेजरिंग सिलेंडर में कितना पानी बचा है ये देख लीजिए और दोनों को माइनस कर देंगे तो जितना अमाउंट सॉइल ने एब्जॉर्ब किया वो आपको पता चल जाएगा. This is the amount of water retained by the soil. Record your results in your notebook. तो आपने सपोज 50 ग्राम सॉइल ली थी, इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर जो था स्टार्टिंग में जो आपने लिया था
या वॉल्यूम्स का मेजरिंग सिलेंडर में U मिलीलीटर था, और जो बचा लास्ट में वो V मिलीलीटर बचा, तो वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ, U माइनस V। तो उतना ही समझ लीजिए आप, जितना मिलीलीटर 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है, याद रखिए। तो उतने ही जितना मिलीलीटर पानी एब्जॉर्ब किया उतने ही ग्राम पानी एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो एक्चुअली ग्राम और किलोग्राम से यूनिट्स ऑफ मास हैं, और क्योंकि 1 ग्राम का जो मास है, 1 ग्राम मास ऑफ 1 ग्राम वेज 1 ग्राम, जितना मास है उतना ही वेट होता है 1 ग्राम में। मास में और वेट में क्या फ़र्क है, ये आप पढ़ेंगे आगे जाके, इसलिए 1 किलोग्राम वेट के बराबर है। मास 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम वेट। डेली लाइफ में एंड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्राम एंड ग्राम वेट इज जनरली ओमिटेड। अब जो है आपके पास क्या फार्मूला आ गया, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। तो 50 मिलीलीटर ने तो U/V अमाउंट एब्जॉर्ब किया, तो 1 ग्राम सॉइल करेगी U माइनस V अपॉन 50। फिर से मैं बोल रही हूँ, 50 ग्राम सॉइल ने U माइनस V मिलीलीटर पानी एब्जॉर्ब किया या ग्राम पानी एब्जॉर्ब किया, 1 ग्राम सॉइल एब्जॉर्ब करेगी U माइनस V अपॉन 50, तो 100 ग्राम करेगा इंटू 100। तो इसको आप एक्टिविटी को रिपीट करिए अलग अलग सैम्पल्स लेके, तो आपको हर केस में अलग रीडिंग, अलग अमाउंट मिलेगा, अलग परसेंटेज मिलेगी। कौन सी में सबसे ज़्यादा पर्कुलेशन रेट होगी, सैंडी सॉइल में, और लोएस्ट पर्कुलेशन होगी क्लेई सॉइल में। तो भोजो ने अपने नेबर से सुना था कि रेन सब होती हैं, बारिशें, तो उसके 8-10 दिन बाद वाटर जो होता है पॉन्ड का या वेल का बढ़ जाता है वाटर लेवल। तो कौन सी वाली सॉइल फास्टर अलाउ करेगी वाटर को एक वेल में जाना और ज़्यादा अमाउंट में, तो वो कौन सी होगी, सैंडी सॉइल। और रिटेन जो करेगी वो होएगी क्लेई सॉइल। और कौन सी, सैंडी सॉइल कम रिटेन करेगी और सबसे ज़्यादा रिटेन करेगी क्लेई सॉइल। Can you suggest any method to let more rainwater percolate and reach the water underground? उसके लिए अगर आप क्ले में थोड़ा बहुत सैंड मिला दें तो उससे पर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। सॉइल एंड क्रॉप्स, हमारे देश में अलग अलग तरह की सॉइल मिलती है अलग अलग पार्ट्स में, कहीं जो है क्लेई है, कहीं लोमी है, और कुछ में सैंडी है। अब सॉइल किससे अफेक्ट होती है, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी से। सो ये सब इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। सो द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region। तो किस तरह की सॉइल है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह के पेड़ पौधे या फसलें उसमें उगाई जा सकती हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स। तो क्लेई और लोमी सॉइल में वीट और ग्राम, चना वगैरह हो जाता है। दे आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। फॉर पैडी जो होती धान, उसमें सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर and having a good capacity to retain water are ideal। तो क्लेई सॉइल जिसमें काफ़ी ह्यूमस हो वो सबसे अच्छी है पैडी के लिए। लेंटिल्स के लिए जैसे मसूर वगैरह है, एंड अदर पल्सेस दूसरी दालों के लिए लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर ईजिली आर रिक्वायर्ड। उनमें ये पानी की वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। दाल वगैरह जब उगाते हैं हम, तो मटर हो गई या मसूर है या मूंग है, तो उसमें पानी लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, तो लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट। कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम दोनों ही चलेंगी। जो गुजरात में मिलती है सबसे अच्छी कॉटन उगाई जाती है, जो कि पानी उसमें से बहुत जल्दी सूख जाता है और
उसमें बहुत सारी एयर होती है, तो उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। तो वीट जो है वो कहाँ ग्रो करती है? फाइन क्लेई सॉइल्स में, क्योंकि इसमें ह्यूमस काफ़ी होता है, बहुत फर्टाइल होती है। तो हमारा जो एरिया है नॉर्थ का, जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ जितनी भी नदियाँ हैं, यमुना नदी है, गंगा नदी है और बहुत सारी नदियाँ, तो इनकी जो सिल्ट है उससे क्लेई सॉइल ज़्यादा बनती है, और यहीं पर हमारी ये जितनी भी वीट ग्राम वगैरह चंद जो है वो सब उगता है। बहुत फर्टाइल एरिया है यहाँ का। एरिया तराई एरिया है जहाँ आप रहते हैं, रामपुर के आसपास का, जहाँ की मिट्टी बहुत रिच है, क्योंकि पहाड़ों की तलहटी में है ये जगह, और नदियाँ पहाड़ों से आती हैं जब अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती हैं और हमारी ज़मीन को रिच बनाती हैं। तो क्लेई सॉइल में वीट, ग्राम एक्सेट्रा, लूमी सॉइल में पल्सेस और सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल एक्चुअली इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप. Best is you need loamy soil is the best to grow all sorts of other crops. So this finishes your chapter. Please read it. What is soil erosion? जब हम पानी वगैरह जब पड़ता है पहाड़ों पे या ज़मीन पे, तो वो बहने लगता है, उसके साथ जो ऊपर की फर्टाइल सॉइल है वो भी बह जाती है, तो इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। इसको रोकने के लिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए ज़मीन पे, जिससे कि वो पानी को, मिट्टी को बांध सकें। जहाँ बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है वहाँ ये सब हो जाता है, जैसे डेजर्ट वगैरह हैं। इसलिए डिफॉरेस्टेशन should be prevented and reforestation should be carried out.